नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। आप देख रहे हैं 5 की बात और आज बात उत्तराखंड के नेता हरीश रावत की। क्या वो कांग्रेस से बगावत के मूड में दिख रहे हैं? आज जो ट्वीट उन्होंने की और फेसबुक पोस्ट उन्होंने की, इससे अंदाजा इस बात का हो रहा है कि वो पार्टी आला कमान से, पार्टी संगठन से नाराज हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा कि चुनाव रूपी समुद्र में तैरना है और मेरे हाथ पांव बांधे जा रहे हैं। संगठन का ढांचा मुंह फेर कर खड़ा है। हरीश रावत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सत्ता ने कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। लिखा कि ऊहापोह है, नया साल शायद कोई नया रास्ता दिखा दे। फिर कभी वो लिखते हैं कि न दैन्यम न पलायनम। फिर वो कभी लिखते हैं कि शायद मेरे विश्राम करने का समय आ गया। तो हरीश रावत क्यों इतनी ऊहापोह में है, क्यों परेशान है, सुनते हैं पहले हरीश रावत के मुंह से। सर आपने ट्वीट क्यों लिखा सर? सर दो शब्द बोल दीजिए सर। ठीक है सर। सर क्यों लिखा? मैं आपको सामने से सामने। हेलो सर समय आएगा तो आपको बताएंगे ना। आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? लेकिन सर आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी सर? जब आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? इतनी मजबूरी क्या हुई सर आज? जब मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए। तो हरीश रावत ने अपने बयान में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा अभी आप मजे लीजिए, जब समय आएगा तब बताएंगे। यानी समय नहीं आया, लेकिन उन्होंने ट्वीट से अपनी पीड़ा बता दी। एक मंझे हुए नेता हैं हरीश रावत और बहुत पुराने नेता हैं। कांग्रेस के लिए कई मोर्चों पर संकट मोचक का काम कर चुके हैं और हाल में पंजाब को तो कोई भूला ही नहीं है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं दो खास मेहमान। कांग्रेस को लंबे समय से कवर कर रहे मेरे वरिष्ठ साथी मनोरंजन भारती और वरिष्ठ पत्रकार संजीव आचार्य। मनोरंजन, पहला सवाल आपसे। कांग्रेस के संकट मोचक हरीश रावत कई राज्यों में पार्टी के लिए, पार्टी की नैया पार कराने में लगे रहे हैं, लेकिन अब जब उत्तराखंड का चुनाव सिर पर है तो जिस तरह के ट्वीट उन्होंने किए हैं उससे लगता है कि वो खुद अपने ही फंस गए हैं। ये नैया कौन पार कराएगा, संकट मोचक कौन होगा और संगठन से इतने नाराज क्यों? देखिए, आलाकमान को उनकी बात सुननी होगी। बड़े वरिष्ठ नेता जैसा आपने कहा, और उनको इस बात से उनको रोष होगा कि वो चाहते हैं कि उनके नाम की घोषणा बाकायदा कर दी जाए। और आप भी उसी राज्य से आते हैं तो नए जो समीकरण बना है उसमें कांग्रेस पार्टी जो है नाम की घोषणा नहीं कर रही है, लेकिन उनको कहा गया था कि वही चेहरा होंगे और यही एक पीड़ा उनके मन में है। और जो उन्होंने ट्वीट में जो कहा, ना दैन्यम ना पलायनम, मतलब कोई दीनता नहीं चाहिए, चुनौतियों से भागना नहीं बल्कि जूझना जरूरी है, इसका ये मतलब होता है। तो उम्मीद करते हैं कि हरीश रावत जूझेंगे, लेकिन अपनी बात वो जिस ढंग से पहुंचाना चाह रहे थे वो एक तरह से आलाकमान को पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की है। यानी हरीश रावत जानते हैं टाइमिंग क्या चीज है। अभी चुनावों की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। हो सकता है उन्होंने बड़ी टाइमिंग के साथ अपनी बात कह दी हो, दर्द भी बता दिया हो और बाइट में उन्होंने बता भी दिया कि आप मजे लीजिए। संजीव आचार्य हमारे साथ हैं। संजीव जी, आपको लगता है कि कांग्रेस आला कमान अपने हाथ से चीजों को बाहर जाने देती है, फिर उसको दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है चीजों को संभालने में? यहां भी लगभग कुछ वैसा ही हो रहा है। संजीव जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मनोरंजन, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस आला कमान को इन समस्याओं से पहले ही जूझ लेना चाहिए? उन्हें सब पता है कि पार्टी में कौन कौन से गुट हैं और किस तरह से चीजें चल रही हैं। तो क्या आला कमान को पहले ही प्रोएक्टिव रोल नहीं निभाना चाहिए? ये स्थिति क्यों आने दी जाती है? पंजाब से भी नहीं सीखे लगता है। पंजाब में भी देखिए अंत तक मामले को ले जाते चले गए और लास्ट में उनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। राजस्थान में किसी तरह जो है एक तरह से सुलह की कोशिश हुई है, मंत्रिमंडल का विस्तार करके, सचिन पायलट के लोगों को जगह दे करके। कई ऐसे राज्य, अब ये उत्तराखंड में शुरू हो गया। आप मध्य प्रदेश का हाल आप देखिए चुके हैं, सत्ता गंवानी पड़ गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के चले गए। तो आला कमान को जितनी जल्दी तत्परता से करना चाहिए, मुझे लगता है कांग्रेस में ना सब कुछ आराम से होता है और आला कमान होने देता है, फिर जाके जब सिर में आग लगती है फिर आग बुझाने की कोशिश होती है। जी संजीव जी, आप मेरे साथ हैं। कांग्रेस आला कमान को क्या इसके लिए जिम्मेदार न माना जाए? राज्यों में इस तरह की चीजें हमेशा चलती हैं, लेकिन ठीक चुनाव से पहले ये समय नहीं है किसी भी तरह के ऐसे तेवर दिखाने का किसी भी नेता का। क्यों नहीं पहले ये चीजें सुलझाई जाती? कांग्रेस आला कमान के पास क्या अनुभव की कमी है? देखिए, कांग्रेस आला कमान के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है।
लेकिन कांग्रेस आलाकमान लगातार, अभी से नहीं, पिछले लगभग ये समझ लीजिए कि जब से सत्ता गई है उसके बाद से ही ये परिस्थितियां चलती आ रही हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस में ये है कि आलाकमान यानी सिर्फ गांधी परिवार, सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी और या तो प्रियंका गांधी, न उसके अब तक अहमद पटेल थे, अब अहमद पटेल नहीं रहे, वरना गांधी परिवार के बाद वो अकेले आलाकमान थे। कांग्रेस में आप ये देखिए कि ये सिस्टम क्यों बार बार ये परेशानी क्यों आ रही है। न तो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज से कोई बात करने को किसी को कहा जाता है, डायरेक्ट हर आदमी आप देखो, चाहे वो जयपुर का मसला हो, चाहे वो पंजाब का मसला हो या ये उत्तराखंड का, तो अभी ये अलग विषय है। हमेशा हर मौके पर या तो उनको कहा जाता है कि आप राहुल जी से मिलिए, राहुल जी नहीं मिल रहे हैं तो सोनिया जी से मिलने की कोशिश करिए, या तो उनसे प्रियंका गांधी मिलने लगती हैं। तो ले दे के एक सिस्टम ये बन गया है कि गांधी परिवार के 3 सदस्यों के अलावा कांग्रेस में आलाकमान नाम की कोई चीज बची नहीं है। पार्टी का कोई सिस्टम उस टाइप से नहीं दिखाई दे रहा है जैसा कि दूसरे दलों में दिखाई दे रहा है। अब ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये हरीश रावत जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं वो ठीक है, वरिष्ठ नेता हैं, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन किसी भी दल में अनुशासन बड़ी चीज होती है और ये सिलसिला कोई आज से नहीं हो रहा है। वीर बहादुर सिंह ने यही किया था, आपने देखा था दिल्ली में, वो यहाँ बैठ गए थे, पार्टी छोड़ दूंगा, पार्टी तोड़ दूंगा। यही अजीत जोगी ने भी किया था, यही कैप्टन अमरिंदर भी कर रहे हैं और यही अभी हरीश रावत करने के प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपने जो सवाल पूछा बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं कि अगर ये आलाकमान की गलती नहीं तो किसकी गलती? सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद अगर छोड़ा था, राहुल गांधी ने स्वीकार किया, फिर राहुल गांधी ने छोड़ा, वापस सोनिया जी बन गई। ये जो दुविधा और असमंजस की स्थिति कांग्रेस में आलाकमान के स्तर पर बनी हुई है, उसी का परिणाम है कि ये राज्यों में आपको ये सब देखने को मिल रहा है हर जगह। अब हरीश रावत पिछले चुनाव में दोनों सीटों से हार गए थे जी। बहुत बड़े नेता हैं, मैं मानता हूं, पार्टी के संकट मोचक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड के नहीं देश के बड़े नेता हैं, लेकिन चुनाव तो जीता जाएगा कि नहीं जीता जाएगा ये देखा जाता है। अब चूंकि राहुल गांधी ने वहां थोड़ी सी कसावट की है संगठन में, वो पूरी तरह से अपना नियंत्रण चाहते हैं, हरीश रावत, वो पूरी तरह से नियंत्रण हो नहीं पा रहा है, तो वो ब्लैकमेलिंग की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव सर पर है, ऐसे समय में मैं इस तरह के बयान दूंगा तो चूंकि पंजाब की परिस्थिति सामने ही है तो कांग्रेस पार्टी में दबाव की राजनीति शायद काम कर जाए। मुझे लगता है कि इस बार वो थोड़ी सी दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि दो ही चीजें हैं। एक तरफ राहुल गांधी को लोग आलोचना भी करते हैं कि वो फैसले नहीं ले रहे सोनिया गांधी को, अब अगर वो कुछ करने जाते हैं संगठन के स्तर पे, किसी पुराने नेता को थोड़ा रोक के नई पीढ़ी के लोगों को आगे लाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से वरिष्ठ नेता ब्लैकमेल की राजनीति करते हैं। लेकिन तो मैं पूरी तरह से गलती भी नहीं मानता। लेकिन संजीव जी सवाल, लेकिन संजीव जी किसी दूसरे बड़े नेता को पार्टी में संगठन का दायित्व देना चाहिए, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाए या महासचिवों को पावरफुल बनाए कि वो अपने राज्यों के जहां के वो प्रभारी है वहां के अध्यक्षों से बात करके फैसले करें। लेकिन संजीव जी ये यहां पर ये भी तो है कि आप यदि दरकिनार करते हैं तो क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए कि आप इसको आगे कर रहे हैं, या फिर आप यदि चेहरा बनाना चाहते हैं तो आपको बना देना चाहिए। दूसरा, जो आलाकमान की बात की, तो अहमद पटेल के बाद एक नए आलाकमान कांग्रेस में उभर रहे वेणुगोपाल जी, आप क्या कहेंगे? मैं वही तो कह रहा हूं कि आप ये देखिए ना कि कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी दल हो, वेणुगोपाल को कांग्रेस पार्टी में कितने लोग जानते हैं? वर्कर जानता है कोई देश भर का? कोई नहीं जानता। 32 साल से कांग्रेस में कवर कर रहा हूं। वेणुगोपाल ऑल ऑफ अ सडन, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी है कि जो गांधी परिवार को भाग गया या जो गांधी परिवार के अचानक नजदीक आ गया, वो रातों रात इतना बड़ा नेता हो जाता है जिसको संगठन के लोग ही नहीं जानते। आप मुझे बताइए कौन जानता है? सही कह रहे हैं। कोई नहीं जानता उनको। अहमद पटेल की कम से कम ये तारीफ थी। या आप देखो छोटी सी चीज, गुलाम नबी आजाद इस समय कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। मतलब वो इंदिरा गांधी के जमाने से लगातार कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्य, पूरे देश के प्रभारी महासचिव रह चुके हैं, उनको दरकिनार कर दिया। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, ये जो आपने कहा अभी मनोरंजन जी, ये रातों रात जो ये कांग्रेस में बन जाते हैं ना, सुरजेवाला या ये या कोई भी हो, ये इन्हीं लोगों की वजह से दिक्कत खड़ी हो रही है। अब आप हरियाणा में एक तरफ सुरजेवाला को राहुल गांधी लेके घूम रहे हैं, उनके विरोधी हुड्डा को प्रियंका गांधी लेके घूम रही है। कोई मैसेज जाए पार्टी में किसी तरीके का? कोई मैसेज नहीं जा रहा है।
ये मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है, अगर ये राजस्थान कहें, में भी यही हो रहा है। ये कहें कि तो कुल कांग्रेस मिला के ये कांग्रेस पार्टी में इस समय बहुत, ये मतलब मजाक का विषय नहीं है, इस 140 साल पुरानी पार्टी का सबसे खराब समय चल रहा है। अगर इस समय कांग्रेस के जो सो कॉल्ड आला कमान है गांधी परिवार, अगर उन्होंने फैसला नहीं लिया और कमान नीचे नहीं विकेंद्रीकरण नहीं किया पावर का, तो ये पार्टी में मुसीबत आगे और बढ़ने वाली है। जी कांग्रेस जो अखिल भारतीय संगठन है पिछले कुछ समय में लगातार बिखरा है। लोकतांत्रिक तरीके से संगठन में चुनाव नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव कब से लटका पड़ा है, तो कहीं ना कहीं इस सब का असर होता होगा। जो राज्यों में नए नए उभरते युवा नेता हैं उनको कोई जगह नहीं मिलती अपने आप को एक्सप्रेस करने की, तो इस वजह से कहीं ना कहीं पार्टी इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण बहुगुणा जी मध्य प्रदेश है। आप ये देखिए कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह प्रदेश के दो सर्वा नेता हैं, 75 साल और 73 साल उम्र है इनकी, और इनके खिलाफ हैं शिवराज सिंह चौहान 62 साल और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा 50 के ऊपर के फेरे के हैं। मैं ये नहीं कहता कि वरिष्ठ लोगों को पूरी तरह दरकिनार करो, उनकी भी जरूरत है, लेकिन आपको युवा नेताओं को आगे तो लाना पड़ेगा, मौका तो देना पड़ेगा। अरुण यादव वहां अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश में, आप ये देखो कि चुनाव लड़ने से मना कर दिया उन्होंने। क्यों मना कर दिया? उसके कारणों में कोई नहीं गया कि क्यों मना कर दिया उन्होंने कि खंडवा उपचुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि ये बड़े नेताओं की ब्लैकमेलिंग कांग्रेस पार्टी में सब जानते हैं चल रही है। क्यों? जब जब आला कमान कमजोर होता है, ये हमेशा का ये परंपरा है, लंबे समय से चल रही है। जब जब गांधी परिवार कमजोर हुआ है, जो क्योंकि हाईकमान वही है, जब जब वो कमजोर हुए हैं तब तब प्रदेश के क्षत्रपों ने इसी तरीके से आंखें तरेरी हैं और अपनी धमकी दिखा करके। आप देखो मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही नेता विधायक दल है, कमलनाथ ही प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनको खुद सोचना चाहिए कि किसी दूसरे को कमान सौंप दें। अब आप राजस्थान का देख लो ना, सचिन पायलट को आपने इतना समझा बुझा कर रोक लिया, सब बात हो गई, उसके बाद भी उनको उस तरीके से कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो नहीं दी। वही अशोक गहलोत ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कांग्रेस की भी थी दिक्कत है कि वो घाव को बहुत लंबे समय तक खुला छोड़ देती है, जब तक घाव ठीक होता तब तक वो खुला रहता है। वही जयपुर में हुआ और वही उत्तराखंड में वो कैंसर होने देती है, उसके बाद कैंसर ठीक करने में वो पाव काटना पड़ जाता है, ये दिक्कत है। आप कैंसर बोल रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को ऑटो इम्यून डिसीज हो चुकी है। सही कह रहे हैं आप, तो समझ ही रहे हैं जिस तरीके के हालात हैं। जी जी, और अपने आप को मार रहे हैं, कहीं पे इनको बीजेपी जान नहीं मार रही, वहां भी कांग्रेस अपने आप को खुद ही मार रही है। कांग्रेस को और कोई नहीं मारता, कांग्रेस को कांग्रेस ही मारती है और बाकी जो उसके एलाइज है वही मार रही है। आज के समय में कांग्रेस के साथ ऐसा ही हो रहा है, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो चाहे बाकी हो, जिस ढंग से इनको खाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस को निश्चित रूप से इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है और बड़े लेवल पे करने की जरूरत है। जी, इस मसले पर अभी इतनी ही बहस, बाकी खबरें ब्रेक के बाद। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकारें अब पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। इसके मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच ऐसे लोगों को फिर से कोरोना पॉजिटिव ऐसे लोगों का निकल रहा है जिन्होंने दो डोज लगाई हुई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मैंने कोविड टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हूं और कोई भी लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपनी और दूसरों की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने खुद को अलग कर लिया है। हाल फिलहाल मुझसे मिलने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपना टेस्ट जल्द करवाएं। तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अब सभी सरकारें सख्ती बरत रही हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2022 को हरियाणा के जिस व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होंगी उन्हें सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं मिलेगी। उन्होंने ऐसे लोगों को सार्वजनिक परिवहन में यात्रा से लेकर मैरिज हॉल, सरकारी कार्यालयों, बाजार, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में एंट्री न देने को कहा है। इस बीच हरियाणा के गुरुग्राम जिले में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुग्राम में सभी योग्य लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। यह हरियाणा का पहला जिला है जहां सभी को दोनों डोज लगी हैं।
गुरुग्राम की 128% आबादी को पहली डोज लग चुकी है, 100% आबादी को दूसरी डोज भी लग गई है। गुरुग्राम आने जाने वाली आबादी एक बड़ा फैक्टर है। आने जाने वाली आबादी काफ़ी बड़ी होने से टीकाकरण जारी है, यानी जो आबादी है गुरुग्राम की उससे ज़्यादा लोगों को गुरुग्राम में टीका दिया जा चुका है, यानी गुरुग्राम से लगने वाले इलाकों में भी टीकाकरण हुआ है गुरुग्राम के ही कोटे से। और हमारी सहयोगी सोनाक्षी ने बात की गुरुग्राम के सीएमओ वीरेंद्र यादव से। गुड़गांव में 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को दोनों वैक्सीनेशन के डोज, कोविड-19 वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। गुड़गांव हरियाणा में पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 100% जो है एलिजिबल पॉपुलेशन को दोनों डोजेज लग चुके हैं। ये बहुत ही एक बड़ी बात है सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। गुड़गांव ने ये हासिल कर लिया है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसे हासिल हुआ है, क्योंकि इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। पहली बात तो थैंक यू। और गुड़गांव का वैक्सीनेशन भी अभी बंद नहीं हुआ है, गुड़गांव में भी वैक्सीनेशन अभी चलता रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि जो भारत सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स की तरफ से जो भी हमें टारगेट मिला था, पहली और दूसरी डोज दोनों लगा दी। अगर मैं टोटल डोजेज की बात करूं तो हम 41 लाख से ज़्यादा डोजेज लगा चुके हैं। 23 लाख पहली डोज है और 18 लाख से 10,000 से ज़्यादा दूसरी डोज है। तो जो एलिजिबल पॉपुलेशन थी उसको हमने 100% इनोकुलेट किया है। लेकिन गुड़गांव एक ऐसी जगह है जहाँ इंडस्ट्री हब है, जहाँ IT सेक्टर्स है, यहाँ आवागमन और लोगों का भी बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ वर्कर्स या जो IT के या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों से भी आते हैं या दूसरे राज्यों से भी आते हैं, वो अकेले भी रहते हैं या उनकी फैमिली आती या जाती रहती है। तो वो एक एलिजिबल पॉपुलेशन से ज़्यादा हमारे पास डेफिनेटली आएंगे और पहली डोज हमारी हमेशा ज़्यादा रहेगी। लेकिन हम इस अभियान को यहाँ बंद नहीं कर रहे हैं। जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको वैक्सीनेट करेंगे, एक सर्वे भी करेंगे 1000 लोगों का, तो उनसे हम ये प्लान बना पाएंगे अगर लोग अनवैक्सीनेटेड मिलते हैं तो उनको आगे किस तरह से वैक्सीनेट किया जाए। नए साल का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन एक इन सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हुए मनाएं ताकि ओमिक्रॉन ना आपको स्प्रेड हो पाए। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, अभी सब कुछ ओपन है तो चांसेस ज़्यादा हैं स्प्रेड होने के, इसलिए सावधानी ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल, शुक्रिया सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। गुड़गांव में सहयोगी शशिकांत झा के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, NDTV के लिए। उधर कर्नाटक में भी कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार सतर्क हो गई है। कर्नाटक ने क्रिसमस और नए साल से पहले नई गाइडलाइन जारी की है। प्रार्थना पर रोक नहीं है, लेकिन चर्चों के बाहर भीड़ नहीं लगाई जा सकती। नए साल से पहले भी सरकार ने एक जगह इकट्ठा होकर जश्न मनाने पर रोक लगा दी है। पब, क्लब और खुली जगहों पर विशेष कार्यक्रम नहीं होंगे। रेस्तरां 50% क्षमता पर ही चलेंगे। जिन्होंने दोनों टीके ले लिए हैं उन्हें ही आने की इजाजत होगी इन सभी जगहों में। अपार्टमेंट्स में डीजे या पार्टी की इजाजत नहीं होगी। ये पाबंदियां 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक लागू रहेंगी। और दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है। DDA ने आदेश दिया है कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाएगी। जिला प्रशासन और दिल्ली पुलिस को यह आदेश लागू करने को कहा गया है। दुकानों पर नो मास्क नो एंट्री लागू करने का आदेश है। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 57 केस मिल चुके हैं। देश के 1/4 मामले ओमिक्रॉन के अब दिल्ली में हैं। और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री कल एक समीक्षा बैठक करेंगे। सूत्रों ने NDTV को यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार सतर्क है। भारत में ओमिक्रॉन के 213 केस अब तक आ चुके हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण दिल्ली और महाराष्ट्र में है। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्हें वॉर रूम बनाने को कहा गया है। पाबंदियों और रात के कर्फ्यू तक की सलाह राज्यों को दी गई है और रोकथाम के इससे जुड़े और भी कई सुझाव इस एडवाइजरी में हैं। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट और भीड़ पर नियंत्रण करने को कहा गया है। 13 विपक्षी सांसदों के निलंबन और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में SIT की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर जो गतिरोध रहा, इस सब के बीच संसद का शीत सत्र तय समय से एक दिन पहले ही आज खत्म हो गया। राज्यसभा का करीब 52% समय हंगामे की भेंट चढ़ा, जबकि लोकसभा का 18% समय बर्बाद हुआ। संसद के शीत सत्र में गतिरोध के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
और हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बात की तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन से, जिन्हें कल ही निलंबित किया गया था सदन से। हमारे साथ है टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन। सर क्या कहेंगे, संसद स्थगित होने के एक दिन पहले आपको सस्पेंड किया गया सर? मैं क्या कहूंगा, किसान बिल जब पास हुआ यहाँ तब तो 8 सांसद को सस्पेंड किया, हमको भी सस्पेंड किया ना। क्या हुआ उस समय? 1 साल 3 महीना आगे जब हम लोग यहाँ बैठा था, क्यों बैठा था? क्योंकि ये किसान विरोधी बिल था और सरकार क्या किया, वो जबरदस्ती बुलडोज करके वो पास किया वो बिल। तब तो अभी बिल वापस लिया। सिचुएशन जो है, अमित शाह मोदी देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री डेली जब पार्लियामेंट में जाता है ना, उनको पॉकेट चेक करो, उनका चक्कू है, बड़ा बड़ा चक्कू है और नाइफ, और वो चक्कू लेके वो डेली डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का हथियार करता है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एवरी सिंगल डे। आई वांट द यंग पीपल ऑफ इंडिया टू नो what is happening in parliament is irreparable damage to democracy. This is not about 13-14 MPs. What Modi and Shah are doing every day, ये democracy खत्म कर रहा है। आप एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप पर आरोप लगाया गया है कि रूल बुक आपने फेंका। दिखाओ फुटेज, दिखाओ फुटेज। तुम लोग जो करना चाहते हो कर। रूल बुक तो पार्लियामेंट को तो ये जला दिया। रूल बुक क्या है? पार्लियामेंट को जला दिया ये लोग, गणतंत्र डेमोक्रेसी को जला दिया। आरोप विपक्ष पर लगा रहा है। आरोप है, मेरा आरोप है। आंसर दो। मोदी कितना बार पार्लियामेंट में आया, कितना मिनट मनमोहन सिंह कितना क्वेश्चन आंसर दिया? 26 क्वेश्चन। मोदी गुल्ला, एक आंसर भी नहीं दिया मोदी। तो मोदी का एक ही है, मोदी का पार्लियामेंट है मन की बात। हाँ, ये गुजरात जिमखाना नहीं है, ये पार्लियामेंट है। आपने कई बार वीडियो के जरिए सवाल उठाया, क्या आपको जवाब मिला सरकार से आज तक? क्या जवाब मिला? वो क्या जवाब देगा? हम लोग तो जवाब दे दिया। कल बंगाल में बीजेपी 112 सीट में डिपॉजिट लॉस किया। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस भी बीजेपी को हरा दिया बंगाल में। क्या बोल रहे हो आप? एक अंतिम सवाल के, जिससे सरकार बिल पास करवा रही है, क्या बोलेंगे आप? ये सरकार क्या बिल है यार, ये तो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी सरकार है। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डेरेक ओब्रायन, जिनका ये कहना है कि सरकार जो है संसद में लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो डेरेक ओब्रायन के तेवर आपने देखे। अब देखते हैं सरकार क्या कह रही है। अर्जुन राम मेघवाल जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री है, उनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। मेरे साथ संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। जो आंकड़े आपने जारी किए हैं उसके हिसाब से करीब 48% प्रोडक्टिविटी रहा राज्यसभा का। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में 47% था, यानी करीब 53% समय बर्बाद हुआ है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, राज्यसभा में समय जो ज्यादा बर्बाद हुआ उसका कारण विपक्ष की हठधर्मी था। 12 सांसद जिन्होंने संसद की गरिमा को तार-तार किया, अमर्यादित आचरण किया, अनरूली बिहेवियर किया, उनको सस्पेंड किया गया था। अब सस्पेंड करने के बाद उनकी तरफ से डिमांड आई कि इनको वापस लिया जाए, सस्पेंशन रिवोक किया जाए। सरकार की ओर से प्रस्ताव गया कि वो माफी मांगे तो हम सस्पेंशन को वापस ले सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। वो अड़ गए कि नहीं, हम संसद की गरिमा भी गिराएंगे और माफी भी नहीं मांगेंगे। ये तो किसी लोकतंत्रीय व्यवस्था में होता नहीं है। कोई भी पार्लियामेंट्री सिस्टम आप देखेंगे, अगर किसी ने गलती की है तो या तो वो सजा भुगते जो रूल्स बुक में प्रोवाइड है, या वो माफी मांगे जिससे वो संसद में आकर के अपना भाग ले सके। ये महत्वपूर्ण बात है सर। डेरेक ओब्रायन को भी सस्पेंड किया गया कल शाम को। उन्होंने आपको लगता है एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि कोई भी अगर कल उन्होंने जो रूल बुक है वो जो टेबल ऑफिस के जो ऑफिसर हैं उनके ऊपर फेंकी और सेक्रेटरी जनरल के पास जाकर के गिरी, उनके ऊपर भी गिर सकती थी। तो वो आपत्तिजनक उनका व्यवहार था, इस वजह से ये कार्रवाई हुई। आपको लगता है कि एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है इस सेशन में नहीं, कि कोई भी सांसद अगर असंसदीय ये रूल्स में ही प्रावधान है कि कोई इस अनरूली बिहेवियर करेगा तो उसको रूल्स में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। आगे भी इस सख्ती से कार्रवाई होगी आपकी तरफ से? ये हमने कहा ना, रूल्स में ही प्रावधान है। रूल्स में। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
उत्तर भारत में तापमान सर्द है, मैदानी इलाकों में भी काफ़ी कम तापमान है, कई इलाकों में शीतलहर चल रही है और उधर पर्वतीय इलाकों में जो है वो बर्फबारी हो रही है। उत्तर पूर्व की बात करें तो मेघालय में भी बर्फबारी हुई है। राजधानी शिलोंग में ये आप तस्वीरें देख रहे हैं क्रिसमस से ठीक पहले ताज़ा बर्फबारी की। शिलोंग पूरी तरह से बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गया। दिसंबर के महीने में शिलोंग में इस बार ये पहली बर्फबारी है।